हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। जैसे कि आपको पता है कि इसी सीरीज़ में मैं क्लास 10 के जो स्टूडेंट है उसके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। जिन्होंने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो इसी यूट्यूब चैनल के जो इसी लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 3 में हम जो लास्ट 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज की उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का है ये। सपोज यू स्टैंड ऑन अ स्विंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन एट, will your frequency of oscillation increases or decreases। कहते हैं कि फ़र्ज़ करें आप एक स्विंग है, आप उस पर बैठने के बजाय वहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो आपकी जो ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। इसी चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। इसी क्वेश्चन से स्टेटमेंट किस तरह बनाना है। सपोज को हटा दे, ठीक है, इसी वेल को भी हटा दे, जो सवालिया निशान है इसको भी हटा दे, तो अब बाकी रहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट, जो कि ये है। द फ्रिक्वेंसी इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस व्हेन यू स्टैंड ऑन अ स्विंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग। जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो इंक्रीज होते या डिक्रीज होते जब आप बैठने के बजाय आप उसी स्विंग पर खड़े हो जाते हैं। इस स्टेटमेंट से आइडिया किस तरह बनाना है, जो आपके जहन में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। ये जब आप जो स्विंग है उस पर आप बैठे हैं, ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वो एक है, और जब आप सिटिंग के बजाय यहाँ पर खड़े हो जाते तो आपका सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो चेंज होता है। तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है उसकी चेंज होने से जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है उसमें चेंज आता है। तो किस तरह आता है, इसी चीज़ को हमने मेन आइडिया में लिखना है, आगे एक्सप्लेन करना है। तो इस स्टेटमेंट का मेन आइडिया बन जाता है ये। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के दरमियान क्या फ़र्क है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को चेंज करने से फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये हमारे जहन में होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन रीजनेबल क्वेश्चन है, तो थर्ड स्टेप में हमने लिखना है रीज़न। ठीक है, रीज़न को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करता हूँ। तो ये उसी क्वेश्चन का डायग्राम है। ये एक स्विंग है जिस पर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और ये ऑसिलेशन करता है इसी तरह। अब ये बंदा बैठने के बजाय ये खड़ा हो जाता है और फिर भी ये ऑसिलेशन करता है। तो जब खड़े हो जाने से इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पर जो है क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो कम बुलंदी पर है ज़मीन से, और जब ये खड़ा हो जाता है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो ज़मीन से थोड़ी सी बुलंदी पर चला जाता है। तो सेंटर ऑफ मास जब बुलंदी पर चला जाता है तो आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसी चीज़ को हमने जो है रीज़न में लिखना है। When you stand on a swing instead of sitting on it, your frequency of oscillation increases। आपकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज द सेंटर ऑफ मास गोज राइज फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो हो ज़मीन से बुलंदी पर चला जाता है। और ये जब हम प्रैक्टिकली भी देखें, अगर दो बंदे हैं, एक जो स्विंग है उस पर बैठा हुआ है और दूसरा जो है वो खड़ा है, तो जो बंदा खड़ा हुआ है उसकी ऑसिलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है और जो बैठा हुआ है उसकी ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी कम होती है। ठीक है, जितना हमारा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन हमारे पास है ये। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव traveling along a cord and the speed of tiny color part of the cord। आपने डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किस चीज़ के दरमियान डिफरेंस एक्सप्लेन करना है? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स जो कि ट्रेवल करता है अलोंग द कॉर्ड एंड द स्पीड ऑफ अ टेनी कलर पार्ट। और इसी कार्ड पे आपने जो छोटे छोटे जो है वो कलर पार्ट लिए हैं, तो उसकी स्पीड और जो वेव्स ट्रेवल करते हैं अलोंग द कार्ड उनके दरमियान आपने जो है डिफरेंस बयान करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 से जो स्टेटमेंट बनाना है वो इसी तरह है। एक्सप्लेन को हमने हटा देना है, ठीक है, यहाँ पर सवालिया निशान जो है इसको हटा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट बन जाता है ये, the speed of transverse waves traveling along a card and the speed of a tiny color part of the card, ये स्टेटमेंट बन जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी स्टेटमेंट से हमने आइडिया किस तरह बनाना है, तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में जो वर्ड्स हैं along है, ठीक है, और जो tiny color part of the card है, इसी से हमने आइडिया बनाना है। along जब आता है तो along ये हमें रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो जो along द कार्ड है ये हमें डायरेक्शन शो करता है, और जो कलर पार्ट ऑफ द कार्ड है ये हमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को शो करता है। तो मेन आइडिया में हमने लिखना है ये दो चीज़ें, द डायरेक्शन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ये क्या होता है। जब आपके जहन में ये दो चीज़ें होती हों तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। किस तरह आंसर देना है ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के बारे में क्वेश्चन है, तो थर्ड स्टेप में हमने एक्सप्लेनेशन लिखा। दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ कार्ड शोज अ पैटर्न। जब जो ट्रांसवर्स वेव है वो एक अलोंग अ कार्ड जब ट्रेवल करते हैं तो यह हमें क्या शो करता है, ए पैटर्न ऑफ वेव, यानी एक वेव की किस्म को शो करता है। दिस इज शिफ्टिंग इन वन डायरेक्शन, जो एक खास डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं विद अ सर्टेन स्पीड, दिस इज द वेव स्पीड, ठीक है। इसी चीज़ को भी हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। इसका डायग्राम ये है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग से जो है इस पे हमने ऑसिलेशन जो है वो क्रिएट किए हैं। ये एक मरतबा हमने ऑसिलेट किया, अगर आप कई मरतबा इसको ऑसिलेट करते हैं तो इसमें बहुत सारे वेव जो है ये ख़ास डायरेक्शन में इसी तरह ट्रेवल करते हैं। तो अलोंग द वेव जो वेव ट्रांसफर से ट्रेवल करता है ये हमें जो वेव पैटर्न है वो शो करता है, ठीक है। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है वो टेक्निकलर पार्ट के बारे में। अगर इसी स्ट्रिंग पर हम थोड़े से छोटे छोटे जो कलर पार्ट है वो लेते हैं तो बूथ की जो स्पीड है वो हमें क्या शो करता है, ठीक है। तो द टेनी कलर पार्ट ऑफ द कार्ड शूज अ सिंपल वाइब्रेशन। जो टेनी कलर पार्ट ऑफ द कार्ड है वो शो करता है क्या, सिंपल वाइब्रेशन को विद सर्टन एम्पलीट्यूड, जो एक खास एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। द स्पीड ऑफ दिस पार्ट वेरीज विद टाइम। जो ये टेनी कलर पार्ट है ये इसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ वेरी होता है। ये इसी चीज़ का जो है डायग्राम है। ये देखिए ये वही स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है छोटे छोटे से इसी तरह के जो डॉटेड है कलर पार्ट है वो ले लिए हैं। अब ये कलर पार्ट जब इस स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये कलर पार्ट यहाँ पर जो मेन पोजीशन है इससे ऑसिलेट करता है। तो इसका जो ऑसिलेशन है वो जो कार्ड है इसकी जो कलर पार्ट है वो हमें वाइब्रेशन शो करता है विद अ सर्टेन एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमने डिफरेंस बयान किया। इसी डिफरेंस से हमने कंक्लूजन किस तरह निकालना है, तो इसका कंक्लूजन है ये, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ कार्ड रिप्रेजेंट अ वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म को शो करता है। वाइल द स्पीड ऑफ अ टेनी कलर पार्ट of the card represent the amplitude of the wave form as shown in the figure, जैसे कि हमने फिगर में दिखा दिया। जो ट्रांसवर्स वेव along the card है वो हमें डायरेक्शन ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो टेनी कलर पार्ट ऑफ द कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं वाई वेव्स रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो एंड डीप वाटर। वेव जो है वो जब पानी में ट्रेवल करते हैं, प्रोपिगेट होते हैं, तो जब शेलो पार्ट से डीप पार्ट की तरफ जाते हैं तो इसका जो बाउंड्री है उस पर ये रिफ्लेक्ट क्यों होती है, ठीक है। ये हमें से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टेटमेंट किस तरह बनाना है, वाई को हटा दे, यहाँ पर जो सवालिया वर्ड है इसको भी हटा दे, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट बन जाता है ये, वेव्स रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शेलो एंड डीप वाटर। जो वेव्स है वो शेलो एंड डीप पार्ट ऑफ द वाटर की जो बाउंड्री है उस पर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट से आइडिया किस तरह बनाना है, जैसे ही हम शेलो पार्ट से डीप पार्ट ऑफ द वाटर की तरफ जाते हैं तो जो वेव्स है उसकी वेवलेंथ और स्पीड में जो है चेंज आता है। तो ये हमारे जहन में होना चाहिए। तो मेन आइडिया में हम उसी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। तो मेन आइडिया ये है, द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ waves varies with depth of water।
डेप्थ ऑफ वाटर में जब वेव्स प्रोपेगेट करते हैं तो इसकी स्पीड और वेवलेंथ में जो है चेंजेस आता है, वेरी करता है डेप्थ ऑफ द वाटर के साथ। इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने जो स्टेटमेंट बयान किया उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में हम ये क्वेश्चन चूँकि रीजनेबल क्वेश्चन है तो थर्ड स्टेप हमारे पास होगा रीज़न। रीज़न में हम पहले जो रिफ्रैक्शन है उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जो रिफ्रैक्शन है ऑफ द वेव्स, इसकी डेफिनेशन ये है, द चेंज इन वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन जो है ये जब वेव्स की वेवलेंथ और स्पीड में चेंज आ रहा हो, जब ये प्रोपेगेट करता है किसी खास मीडियम में या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब ये ट्रेवल प्रोपेगेट करता है तो इसकी वेवलेंथ और स्पीड में जो है चेंज आता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसको डायग्रामेटिकली भी ड्रा किया गया है। लेट सपोज ये हमारे पास एक मीडियम है, लेट अस कंसीडर ये एक ईयर है, ठीक है, और ये हमारे पास वाटर है। ये वेव है जो एक ख़ास एंगल के साथ जो ईयर वाटर इंटरफेस है इस पर इंसिडेंट होती हैं, और जब ये इसी मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है तो इसके डायरेक्शन में जो है चेंज आता है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे शेलो एंड डीप पार्ट ऑफ द वाटर के बारे में पूछा गया है, तो हम शेलो पार्ट एंड डीप पार्ट ऑफ द वाटर में को एक्सप्लेन करते हैं कि जब वे शेलो पार्ट से डीप पार्ट में जाते हैं या डीप पार्ट से शेलो पार्ट में जाते हैं तो हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों पैदा होती है। ठीक है, तो पहला हम शेलो पार्ट ऑफ द वाटर से डीप पार्ट ऑफ द वाटर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू जो ऊपर लिखा है कंटिन्यू, इसका मतलब है जो लेक्चर है, जो स्लाइड है वो कंटिन्यूस है। When waves from shallow part of water enters and to deep part of water, its wavelength and speed increases। यानी जैसे ही वेव्स शेलो पार्ट ऑफ द वाटर से डीप पार्ट ऑफ द वाटर की तरफ ट्रेवल करते हैं, प्रोपेगेट होती है, तो इसकी वेवलेंथ और स्पीड जो है ये इंक्रीज करता है, जबकि फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहता है। वाइल फ्रिक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू लेमडा एफ, एक जनरल वेव इक्वेशन है। जब वेलोसिटी v, स्पीड v जो है ये इंक्रीज होता हो, लेमडा यानी वेवलेंथ ये भी इंक्रीज होता हो, तो जो फ्रिक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहता है। सो रिफ्रैक्शन आकर वाटर जो शेलो पार्ट ऑफ द वाटर है और डीप पार्ट ऑफ द वाटर है, इसकी जो बाउंड्री है उस पर जो है रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये लेट्स कंसीडर हमारे पास जो है ये एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, ठीक है, ये उसका शेलो पार्ट ऑफ द वाटर है, और नीचे जो है ये हमारे पास डेप पार्ट ऑफ द वाटर है। ये शेलो पार्ट है और ये डेप्थ पार्ट है, ठीक है, डीप पार्ट है। शेलो पार्ट उसको कहते हैं जो वाटर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इससे थोड़ा सा नीचे जो है ये हमारे पास शेलो पार्ट ऑफ वाटर होता है। ये एक वेव है जो कि शेलो पार्ट से डीप पार्ट में प्रोपेगेट करता है, तो इसकी जो वेवलेंथ है और स्पीड है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी वो कांस्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर शेलो पार्ट और डीप पार्ट ऑफ द वाटर जो है उसके इंटरफेस पे हमारे पास जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास ये जो शेलो पार्ट है और डीप पार्ट ऑफ द वाटर, ये इसका एक इंटरफेस हो गया। ठीक है, अब इसकी उलट लेते हैं कि जब डीप पार्ट से शेलो पार्ट की तरफ वेव्स ट्रेवल करता है तो उसके दौरान क्या होता है। ठीक है, so similarly when waves from deep part of water enters into shallow part of part, then its wavelength and speed are decreases। यानी वेव जब वाटर में डीप पार्ट ऑफ द वाटर से शेलो पार्ट ऑफ द वाटर की तरफ ट्रेवल करता है तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होता है। वाइल फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, सो अगेन दिस इक्वेशन के मुताबिक जब वेलोसिटी v और लेमडा जो है वेवलेंथ ये दोनों डिक्रीज होता है, जो फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहता है। सो अगेन रिफ्रैक्शन आकर्स, दोबारा जो है ये यहाँ पर भी जो है रिफ्रैक्शन आकर होता है। सो वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो एंड डीप वाटर। ठीक है, इसी चीज़ को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। अगेन कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, यहाँ ये इसका शेलो पार्ट हो गया और नीचे जो है इसका डीप पार्ट ऑफ द वाटर हो गया। वेव जो है वो डीप पार्ट ऑफ द वाटर से ये एरो का निशान जो वाइट कलर में नज़र आ रहा है ये एक वेव है,
जो कि डीप पार्ट से शेलो पार्ट में एंटर होता है। ये हमारे पास जो है शेलो पार्ट एंड डीप पार्ट का एक इंटरफेस हो गया। तो डीप पार्ट से शेलो पार्ट की तरफ जब ट्रेवल करते हैं तो जो स्पीड है और वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है। अगेन हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ये, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डायफ्रेक्शन एट द ओपनिंग इज मेड स्मॉल। जो डायफ्रेक्शन फिनोमिना है जो एक ओपनिंग होता है, जब हम उस ओपनिंग के साइज को छोटा कर देते हैं तो जो डायफ्रेक्शन है उस पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यही चीज ये हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में जो है पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह बन जाते हैं, ये वर्ड को हटा दे, सवाली निशान को हटा दे, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट बन जाता है ये द इफेक्ट ऑन डायफ्रेक्शन एट द ओपनिंग इज मेड स्मॉल। ओपनिंग का साइज जो है उसको छोटा करने से डायफ्रेक्शन पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, जो क्या लफ्ज़ है, वर्ड का लफ्ज़ है उसको हमने हटा दिया, तो बाकी रह गया हमारे पास स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से आइडिया किस तरह बनाना है, तो देखिए एक डायफ्रेक्शन है, एक साइज यानी ओपनिंग जो है उसको छोटा कर देना है। तो छोटा कर देने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल साइज है उससे आपने छोटा कर दिया, यानी उसकी जो ओपनिंग है उसके साइज में आपने इंक्रीज या डिक्रीज ले आया, तो आपकी जो डायफ्रेक्शन है उस पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो रिलेशन हमने मेन आइडिया में लिखना है डायफ्रेक्शन और साइज ऑफ द ओपनिंग के दरमियान। तो मेन आइडिया ये है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायफ्रेक्शन एंड साइज ऑफ ओपनिंग। तो साइज ऑफ ओपनिंग और डायफ्रेक्शन के दरमियान क्या रिलेशन है, कि अगर ये रिलेशन हमें मालूम हो तो हम इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में है। ठीक है, तो हमने थर्ड स्टेप में एक्सप्लेनेशन लिखा। देखिए एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है द साइज ऑफ ओपनिंग थ्रू विच डायफ्रेक्शन ऑकर्स ग्रेटली अफेक्ट डायफ्रेक्शन। जो साइज ऑफ ओपनिंग है वो डायफ्रेक्शन जो है वो ग्रेटली अफेक्ट करता है। When the size of opening is made small, जब हम size of the opening को छोटा कर देते हैं, then the size of wavelength of diffracting waves, जो waves diffraction phenomena करता है उसकी wavelength से हम जो size of the opening है उसको छोटा कर देते हैं, then diffraction effect is greatest। तो हमारे पास जो diffraction effect है वो greatest होता है। ठीक है, एंड इफ द साइज ऑफ ओपनिंग इज लार्जेस्ट, अगर हम साइज ऑफ द ओपनिंग जो है इसको बढ़ा देते हैं, किस चीज़ से बढ़ा देते हैं, देन द वेवलेंथ ऑफ डायफ्रेक्टिंग वेव्स, डायफ्रेक्टिंग वेव्स जो है उसके वेवलेंथ से जब आप साइज ऑफ द ओपनिंग को इंक्रीज कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, देन द डायफ्रेक्शन एज अ स्मॉल एज शोन इन द फिगर। तो इसी चीज़ का इस एक्सप्लेनेशन का फिगर हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास वेव्स हैं जो इसी सरफेस के में जो एक स्मॉल हमने एक ओपनिंग बनाया है, इसका जो वेवलेंथ लेमडा है, और ये हमारे पास जो है ये वाला ये हमारे पास साइज ऑफ द ओपनिंग है। अगर ये साइज ऑफ ओपनिंग इसी वेवलेंथ से कम हो तो हमारे पास जो डायफ्रेक्शन फिनोमिना है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अगर इस साइज ऑफ द ओपनिंग को हम वेवलेंथ से बढ़ा देते हैं तो डायफ्रेक्शन फिनोमिना जो है वो कम होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ओपनिंग है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, इसी वेवलेंथ से हमने इस साइज को जो है इसको छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, तो वेवलेंथ जो डायफ्रेक्शन फिनोमिना है वो कम होता है। ठीक है, ये पहला जो लेक्चर ये फिगर ये स्मॉल ओपनिंग की है और दूसरा जो है ये लार्ज ओपनिंग का है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखते रहिए आपका लर्निंग लेक्चर।